हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो हम अब टॉपिक कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट में इस हफ्ते में जो कुछ भी ऐसा रहा है जहां से हमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, उन सबको हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन। ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी GS2 का भी पार्ट है, इसके बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है जो कि और ज़्यादा चल रहा है, जिससे कि एक आप कह सकते हो बेमौसम बरसात जो है वो चल रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट में इसका जिक्र जो है वो किया गया था, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स फॉर टुडे। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक्टिविस्ट के बारे में, जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करता है और जर्मनी और अदर कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट जो हैं ये करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग 270 से ज़्यादा सिटीज़ में जर्मनी की ये जुड़े हुए हैं और उन्होंने फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट में भाग लिया था। बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली गई थी ताकि क्लाइमेट चेंज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के लिए सरकारों को प्रेरित किया जा सके, और जो भी फाइनेंशियल या क्लाइमेट डेट्स दिए हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वो भी कैंसिल करने पे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो ऑयल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली व्हीकल्स में। तो ईवीज़ का भी एक सोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट समिट है, इस बार का COP27 जो कि इजिप्ट में होने वाला है, उससे पहले ही आप कह सकते हैं ये अनरेस्ट जो है या प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट जब ये आएगा तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट होने वाला है। अगर अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो इटली, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्गो, इन सब में भी सिमिलर लेवल के प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को हमें मिले हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की अगर बात करते तो इंटरनेशनल स्टूडेंट मूवमेंट था, जिसका मेन जो आप कह सकते हो एडवोकेसी थी वो ये थी कि आपको क्लाइमेट के चेंज को से बचाने के लिए, अर्थ को पहले की तरह करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो करना है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। और इसी से रिलेटेड एक टर्म है चैंपियंस ऑफ अर्थ। चैंपियंस ऑफ अर्थ, तो ये जो है ये एक फ्लैगशिप एनवायरमेंटल अवार्ड है जो कि यूनाइटेड नेशंस देता है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर दे रहा है 2005 से, जो कि अगर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट होता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, उसके अंदर ये मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायो रिफाइनरीज। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक इनोवेटिव रोड मैप, जिससे कि हम बायो रिफाइनरीज की बात करते हैं फॉर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो ये जो मिशन है इसमें हम ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करते हैं, ग्लोबल फंडिंग की बात करते हैं, एनर्जी रिसर्च, डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगले 5 सालों के अंदर, ताकि सस्टेनेबल फ्यूल्स, केमिकल्स और मटेरियल्स बनाए जा सकें, जिससे कि ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं वो कम हों और जो आपकी सप्लाई चेन है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई और बेसिकली स्ट्रेंथन हो सके। इसके अलावा जो हमारा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको भी हम अचीव कर सकें ज़ीरो एमिशंस का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बायोफ्यूल्स के अंदर हम बात करते हैं कि 10% ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारे केमिकल्स हैं या ऑयल्स हैं, उनको हम एक 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि एक डिकेड के अंदर अंदर जो है कम कर दें। तो 10% जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, उसको हम बायोफ्यूल से जो है रिप्लेस कर दें विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये 6th मिशन है जो कि मिशन इनोवेशन के द्वारा आया है, और इसके अंदर हम R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि जो ग्रीन एनर्जी बने वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया भी उनमें से एक है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ हैं नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, UK, USA, सारे डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं।
इसके अंदर सारी कंट्रीज़ जो मिलके हैं वो ग्रीन एनर्जी के लिए पैसा भी इकट्ठा करती हैं और एनुअल इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं वो करा करती हैं। अगेन अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को कम करने के अंदर। और अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि इंडिया के अंदर चंडीगढ़ जो है फर्स्ट यूटी बन गया है, जिसने कहा है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक कट ऑफ डेट डिसाइड की जाएगी जिसके बाद जो भी पेट्रोल या डीजल के टू व्हीलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ ही बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर जो हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी। साथ ही साथ जो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके ऊपर रोड टैक्स के अंदर जो है छूट भी जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे रही है। तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं हमें फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे आ जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रिसेंटली वर्चुअली इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज़। ये गुजरात में किया गया था जो कि सभी स्टेट्स के लिए था एंड इसको 23 से लेके 24 सितंबर तक जो है मनाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगेन वही सारी बातें थी कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू जो है सेंटर और स्टेट्स को काम करना है, एनवायरनमेंट को टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है और हर तरह से आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसके अंदर एक परिवेश प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब, इसको भी बनाया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा जो कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेज आपको सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से एक ही बार में मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप कोस्टल एरिया में तो आपको अलग परमिशन लेनी है CRZ की, जो हमने डिस्कस किया था गोवा वाले केस में। उसके बाद अगर आप फॉरेस्ट एरिया में है तो आपको अलग परमिशन चाहिए। तो उन सभी की एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना दिया परिवेश के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक लाइफ के नाम से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको भी लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, यानी कि 5 जून 2022 को जब होता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये भी अगेन कलेक्टिवली आपको किस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल कर सकते हो उसकी बात की गई थी। और प्रधानमंत्री जब ग्लासगो गए थे स्कॉटलैंड में क्लाइमेट की जो मीटिंग हुई थी COP26 के अंदर, क्लाइमेट समिट के अंदर, तब भी ये बात उठी थी और उन्होंने कहा था माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं करनी, रादर हमें माइंडफुल कंजम्पशन जो है वो करनी है। क्योंकि जो अर्थ है वो हमने कहीं ना कहीं इनहेरिट नहीं की है, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में भी कहते हैं, रादर वी हैव बोरोड इट, यानी कि हमने उधार पे लिए फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो अभी रिसेंट रेनफॉल्स हो रही हैं आपके यहाँ भी डेफिनेटली हो रही होंगी, हमारे यहाँ भी लगातार हो रही है 2-3 दिन से। सो रेनफॉल्स जो है उसके रिगार्डिंग एक जॉइंट रिपोर्ट जो है वो आई है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC और एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिन्होंने कहा है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक रह रहा है और इसके कारण हमने देखा था पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स भी जो है वो आए थे और अब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा था बेंगलोर वाले एरिया के अंदर कर्नाटका में अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बेमौसम बरसात है, क्योंकि सावन जैसी बारिश जो है सावन ख़त्म होने के बाद बेसिकली आ रही है। इससे फ्लडिंग और स्टॉर्म्स की सिचुएशन भी हो सकती है जो साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड वाले कंट्रीज़ हैं या इंडिया का जो अंडमान आइलैंड्स वाला एरिया है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को जो परेशानियाँ हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जहाँ पे अर्बन प्लानिंग अच्छी नहीं है, जैसे कि गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर भी दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है किस तरह से अर्बन फ्लडिंग जो है हो गई है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम जो है वो दे दिया है। सिमिलर सिचुएशन हमें बेंगलोर के अंदर देखने को मिली थी कुछ दिनों पहले तक, रादर आप कह सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में, एंड उसमें भी हमने देखा था करोड़ों का नुकसान जो है डिफरेंट कंपनीज़ को हुआ था और उस टाइम हमने अर्बन प्लानिंग की और स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट चीज़ों की भी हमने बात की थी। अगर फ्लड्स की बात करें तो फ्लड्स एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि 90% से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल के अंदर जो है कहीं ना कहीं योगदान देता है। 75% से ज़्यादा जो ग्लोबल फिगर्स होती हैं उसके अंदर वाटर रिलेटेड क्राइसिस जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें से फ्लडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो हमें अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ नॉर्मल फ्लडिंग को भी किसी तरीके से रोकने की कोशिश करनी चाहिए और ये एक अगेन एक एपिक एग्जाम्पल है
क्लाइमेट चेंज का कि बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद इतनी मूसलाधार बारिश जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अगर हम IDMC की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, राइट। और इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करती है और इसका काम जो है वो यही है कि आपके जो भी लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिज़ास्टर्स, उनकी रिहैबिलिटेशन और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसके ऊपर ये काम जो है वो करती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्गो रिवर बेसिन फॉरेस्ट। तो कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट 2021 की जो रिपोर्ट है उसे रिसेंटली सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट कमीशन ने निकाला था, जो कि स्पेसिफिकली बात करती है कि हमें कॉन्गो बेसिन को बचाने की कोशिश किस तरह से करनी है। तो एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट हो जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, जो आपकी एक्सप्लोरेशन चल रही हैं। इसके अलावा जो आपकी वाटर लॉगिंग हो जाती है डैम्स वगैरह बनाने से, उसके बाद पाम ऑयल प्लांटेशन जो बनी हुई हैं उससे, उसके बाद जो आपकी डैम्स हैं उससे, और अगेन क्लाइमेट चेंज जो कि मेन फैक्टर है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पीट लैंड्स है सबसे ज़्यादा उसमें दिक्कत आ रही है। तो पीट लैंड्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है जो कि आपको प्रीलिम में फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पीटलैंड क्या होता है? टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम को हम पीटलैंड बोलते हैं, जो कि डीकम्पोज प्लांट्स के सड़ जाने से जो है वो क्रिएट होता है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये कोई वाटर बॉडी नहीं है, पानी खड़ा होने से उसके अंदर प्लांट्स वगैरह सड़ते रहे जो डीकम्पोज होते रहे ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको पीटलैंड्स बोला जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये पार्शली डिकम्पोज्ड होते हैं और वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। कहा जाता है कि जो पीटलैंड्स हैं वो कार्बन स्टोरेज और साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रिस्क रिड्यूस कर देते हैं क्लाइमेट चेंज का, फ्लडिंग का, या फिर आपके ड्रिंकिंग वाटर को ख़राब करने का। और साथ ही साथ इस पानी को फिल्टर करके जो लोकल लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो एज अ वाटर की नीड्स को भी पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपकी मेन वेटलैंड की कन्वेंशन है वो है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन भी पीटलैंड्स की बात करती है कि आप किस तरह से उसको जो है प्रमोट कर सकते हो, उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हो और कंजर्वेशन भी कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि कॉन्गो बेसिन जो है वो पीटलैंड्स के कारण न्यूज़ में था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर या आप कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वीकली करंट अफेयर्स ऑन इकोनॉमी एंड वीकली करंट अफेयर्स ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। Thank you for watching this video. Have a nice day.